नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास है न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। आज हमें पढ़ना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक लेट्स हैव अ क्विक ग्लेंस व्हाट वी विल स्टडी। तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन वी विल सी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप, किस तरीके से एक पार्टिकल चार्ज पार्टिकल यदि ऑर्बिटल मोशन में है तो किस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है। देन वी विल सी न्यूक्लियर मैग्नेटन, जो यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट्स को, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट्स को मेजर करने के लिए। फिर हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे न्यूक्लियॉन्स का, ठीक है। फिर हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे न्यूक्लियॉन्स का। देन वी विल सी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे, ठीक है। देन टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियन। अब सिंगल न्यूक्लियन का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि अर्लियर हम देख क्या है, पहले हम ऑर्बिटल देखेंगे, फिर हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे, फिर हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे एक सिंगल न्यूक्लियन का, ठीक है। समझ में आया, उसको हम डेराइव भी करेंगे। देन वी विल सी न्यूक्लियर जी फैक्टर या सिमिड इक्वेशंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिड इक्वेशंस को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको हम न्यूक्लियर मॉडल से जब हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियर शेल मॉडल, वहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट को डेराइव करेंगे, ठीक है। समझ में, सिमिड लाइंस क्या होती हैं, ओड प्रोटोन न्यूक्लियाई का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ओड न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जिसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, काफ़ी सिंपल टॉपिक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की, ठीक है। आई चीज़ें समझ में। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोई भी न्यूक्लियस यदि है और उस न्यूक्लियस के पास नॉन जीरो स्पिन है, तो नॉन जीरो स्पिन कहने का देखो मतलब क्या है, उसके पास न्यूक्लियर स्पिन होना चाहिए, या न्यूक्लियर स्पिन को हम क्या बोलते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो यदि टोटल एंगुलर मोमेंटम है किसी भी न्यूक्लियर के पास, तो उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों ये ऐसा टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, हम आज इस लेक्चर में वही हम सारी चीज़ें जानेंगे। तो देखो, तो जब वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया भी इंट्रोडक्शन में, तो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो उसका हो गई। तो जब एक न्यूक्लियस है तो उस न्यूक्लियस का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। या मैं सिंपल से शब्दों में कहूँ, ये न्यूक्लियस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और मैं एक बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई यदि करता हूँ, तो दोनों में क्या होना चाहिए, इंट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के पास स्पिन होती है, न्यूक्लियर स्पिन होती है, या टोटल एंगुलर मोमेंटम जिनके पास होता है, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। दे पोजेस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इंट्रैक्ट्स विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जाना था कि न्यूक्लियर स्पिन किसके पास होती है, जहां अनपेयर्ड न्यूक्लियन हो, ठीक है ना। क्या हो, अनपेयर्ड न्यूक्लियन हो। न्यूक्लियन क्या होनी चाहिए, अनपेयर्ड होनी चाहिए, उन्हीं के पास न्यूक्लियर स्पिन होती है। तो हम यहाँ से ये भी समझ सकते हैं, यदि अनपेयर्ड न्यूक्लियन है तो ही तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये ध्यान रखना बातें। तो जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इट अराइजेस फ्रॉम टू सोर्स, दो सोर्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, एक हमारे पास तो क्या हो गया, प्रोटॉन, एक हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन। तो लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दो सोर्सेस से अराइज होते हैं। कहने का मतलब देखो क्या है, जो ऑर्बिटल मोशन है प्रोटॉन का, ठीक है, विद इन द न्यूक्लियस। पहला क्या है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन के पास क्या है, चार्ज है, ठीक है ना। और कोई भी अब जब वो ऑर्बिटल मोशन करेगा तो मूविंग चार्ज क्या जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो डेफिनेटली ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्रोटॉन विल गिव राइज टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो क्या होगा, प्रोटॉन का जो न्यू से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को लिखते हैं, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, समझ में आया क्या लिखा मैंने, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोटॉन का क्या प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक, ऑर्बिटल मोशन, समझ में आया। अब न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन, ठीक है, वो तो न्यूट्रल होता है, तो उसके पास भी तो ऑर्बिटल मोशन होता है, तो न्यूट्रल होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। तो न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन, उसके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, ठीक है। ये भी हम सारा में जानना है। अब देखो, दूसरा क्या होता है, इंट्रिंसिक स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, समझ में आया। तो प्रोटॉन का स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन के पास स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। इसके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता, वो कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। समझ में आया। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट अराइजेज फ्रॉम द ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड इंट्रिंसिक स्पिन्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये सीधी सी बात, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो न्यूट्रॉन, जैसे मैंने बताया, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है क्या, दे पोजेस नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। क्या होता है, नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो, क्योंकि स्पिन के कारण भी उनके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से एक और आइडिया लगता है कि भाई कोई किसी पार्टिकल का है और वो पार्टिकल का नॉन मैग्नेटिक मूवमेंट है, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट आ कहाँ से रहा है। इट माइट बी पॉसिबल दैट दिस पार्टिकल जो न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इस न्यूट्रल पार्टिकल के पास मैग्नेटिक मूवमेंट आ कहाँ से सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट तो तभी आ सकता है ना जब
कोई चार्ज हो, फील्ड हो, चार्ज, समझ में आया, चार्ज, मूविंग चार्जेस ही तो प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई न्यूट्रल पार्टिकल के पास कहाँ से आएगा, तो यहाँ से एक हिंट मिलती है हमें कि न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, तो उसके अंदर एक्चुअली में क्वार्क्स होते हैं। क्या होते हैं? क्वार्क्स, जो चार्ज होते हैं, उन पर चार्ज होता है। हालांकि ओवरऑल न्यूट्रॉन पे तो चार्ज जीरो होगा, समझ में आया? क्या होता है? ओवरऑल चार्ज जीरो होता है। तो उसके अंदर क्वार्क्स होते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में बताऊंगा। तो 3 क्वार्क होते हैं, एक अप क्वार्क और 2 होते हैं डाउन क्वार्क। इस पर +2/3 चार्ज होता है और डाउन पर -1/3 और -3। तो देखो टोटल चार्ज कितना होगा? 0। तो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। टोटल चार्ज बेशक जीरो है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं? क्वार्क्स होते हैं, ठीक है ना, विच गिव मैग्नेटिक मूवमेंट टू इट। समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये अर्लियर तो पता नहीं था, लेकिन ये हिंट हमें वहीं से मिलता है कि भाई न्यूट्रॉन को देखा गया एक्सपेरिमेंटली, ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है तो चलो समझ में भी आता है, ठीक है ना। इट माइट बी पॉसिबल डेट इट हैज सम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो, कुछ ना कुछ तो अंदर इसके होगा, चार्जेस होंगे जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, समझ में आया? और न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है ना, इट्स एक्चुअली द बेसिस फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI वगैरह में, दिस आर जस्ट द एप्लीकेशंस, ठीक है। आपने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और MRI वगैरह ये हम काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो लेट अस स्टडी इन डीप। अब देखो, जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं ऑफ अ करंट लूप, ठीक है, तो देखो कोई भी आप चार्ज पार्टिकल ले लो, ठीक है। तो यदि हमारे पास सपोज ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इवन सपोज प्रोटॉन ही हो सकता है, ठीक है ना, उसके अंदर ऑर्बिटल मोशन हो रहा है, या कोई भी सिंपल कोई भी चार्ज पार्टिकल है, लेट अस अज्यूम कोई चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। मास इसका कितना हो गया? m हो गया, और ये सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस कितना होगा, उसमें क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो इट कंस्टिट्यूट्स अ करंट लूप। क्या समझ में आया? क्योंकि एक चार्ज है, ठीक है ना, और वो चार्ज जो चार्ज है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, समझ में आया? तो मैं क्लासिकली इसको बता रहा हूँ। तो इट मीन्स क्या है? इट कंस्टिट्यूट्स अ करंट लूप। करंट लूप क्योंकि चार्ज लूप में तो मोशन कर रहा है, तो इट कंस्टिट्यूट अ करंट लूप। तो हम जानते हैं यदि करंट लूप क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसके एक एंड पे तो नॉर्थ होगा और उसके दूसरे एंड पर क्या होगा? साउथ होगा, समझ में आया? तो ये जो हमारे पास लूप बनेगी, एक साइड इसके नॉर्थ होगा और दूसरी साइड क्या होगा? साउथ। तो एक किसकी तरह बिहेव करेगी? डाइपोल की तरह, डाइपोल मैग्नेटिक की तरह, डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। सॉरी फॉर द फंबल, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि मैग्नेट के पास क्या होते हैं? 2 ही तो पोल होते हैं, तो 2 पोल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से आप देखोगे नॉर्थ मोशन कैसे हो रहा है, करंट इस तरीके से हो रहा है, दूसरे साइड से देखोगे तो उल्टा नजर आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? इफ करंट इज फ्लोइंग इन अ करंट लूप, तो म्यूज इक्वल टू आइए, ठीक है, समझ में आई बात? तो करंट होगा इनटू द एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। तो मैं इसको क्यों अपॉन में टी लिख सकता हूँ, एरिया कितना लिख लिया? πr², समझ में आया? अब देखो टाइम क्या होगा हमारे पास, तो स्पीड कितना होगी v, और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? 2πr। तो मैं इसको क्या लिख, सॉरी ये आएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस 2πr कवर की है और स्पीड कितनी होगी v, तो मैं इसको यहाँ पर कितना लिखूंगा? टाइम को 2πr, ये v ऊपर चला गया, ये πr² आ गया, समझ में आई बात? तो सिंपली क्यों VR अपॉन में 2 आ गया। तो यही तो टर्म बना मेरे पास। आप ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरे पास क्या बन गया? एंगुलर मोमेंटम बन गया। तो इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर लूप, दिस चार्ज इट विल डेफिनेटली हैव एन एंगुलर मोमेंटम बिकॉज ऑफ इट्स सर्कुलर मोशन, समझ में आया? ठीक है, तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट को मैं क्या लिखूंगा? म्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 2m एल वेक्टर, समझ में आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो, तो जो रेशियो होता है ना जनरली, यहाँ पे ध्यान रखो कि इसका मैग्नीट्यूड का ध्यान रखो, किसका? मैग्नीट्यूड का, और एंगुलर मोमेंटम के भी मैग्नीट्यूड का, उसको हम क्या बोलते हैं? जैरोमैग्नेटिक रेशियो। तो रेशियो किसका? मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, तो उसको क्या बोलते हैं हम? जैरोमैग्नेटिक रेशियो, गामा से लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्यों अपॉन में 2m आ जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ रहा है? क्यों अपॉन में 2m आ गया। तो देखो यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, समझ में? तो उस केस में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जैरोमैग्नेटिक रेशियो को, ध्यान रखना, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि भाई यदि कोई जनरली करंट लूप है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, वो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी। तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमने देखा क्या होता है सिंपली, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये तो हमने क्लासिकली निकाला है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम जानते हैं, बोर ने क्या बताया था? बोर ने बताया था जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, वो क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है ना। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा? L इज इक्वल टू NH कट फॉर्म में होगा, यानी हाँ NH होगा, ठीक है ना, NH अपॉन में 2π,
ये होगा हमारे पास। तो कितना हो सकता है, 1H हो सकता है, 2H कट हो सकता है, 3H कट हो सकता है, 4H कट हो सकता है, यानी क्वांटाइज्ड है, ठीक है ना। इस तरीके से वो सिंपली हो सकता है। तो जो ऑर्बिटल क्वांटम मैकेनिक्स तो ये कहता है, ये तो हमने क्लासिकली निकाला है। तो क्वांटम मैकेनिक्स से कहते हैं जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो क्वांटाइज्ड होता है इन यूनिट्स ऑफ एच, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा ना क्वांटम पार्टिकल्स का, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन होगा, वो भी क्वांटाइज्ड होगा। समझ में आया। तो देखो यदि आप इसको यहाँ ध्यान से देखो तो मैं यदि क्यू अपॉन में 2m है, ठीक है, समझ में आया। तो ये h कट हो गया, तो n है ना हमारे पास, n जनरली मैं यदि यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की फॉर्म में लिखूँ तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो मेरे पास यही तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ठीक है। यदि मैं इसको लिखूँ तो कुछ ये आएगा, ठीक है ना। ये फिक्स होगी मेरे पास उस पार्टिकल के लिए। यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वांटिटी मेरे पास क्या हो गई, फिक्स हो गई, NH कट, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, QH कट अपॉन में 2m। तो इसी के मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना इस क्वांटिटी में क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। तो इसी को हम क्या बनाते हैं, यूनिट मानते हैं। तो यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, ठीक है ना। समझ में आया। तो देखो मैं इसको जनरली मैं आपको यदि देखो तो L इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूँ मैं, ई अपॉन में 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये NH कट है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, EH कट अपॉन में 2m मास ही। तो ये n आ गया मेरे पास, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये हमने लिखा है। तो एन, तो ये क्या हो गया मेरे पास, बोर मैग्नेटन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटन। कि एन की वैल्यू यदि आप 1 पुट करते हो यहाँ पर तो मेरे पास ये आते हैं, ये टर्म आ गए सिंपली, ठीक है। एन की वैल्यू 2 पुट करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस यूनिट को मैं बोर मैग्नेटन बोलता है, क्योंकि इसको म्यू बी से लिखते हैं हम, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, म्यू भी आएगा, 2 म्यू भी हो सकता है, 3 म्यू भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। किसको बोर, क्योंकि बोर नहीं तो हमें बताया था एंगुलर मोमेंटम ये होता है। तो इसके टर्म्स में ही हमने एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटन बोलते हैं। तो बोर मैग्नेटन एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना। तो इट्स नथिंग जस्ट बट अ यूनिट, ठीक है ना। तो एटॉमिक फिजिक्स में यदि हम बात करें तो ये हमने इलेक्ट्रॉन की यदि मैं बात करूँ तो उसके लिए हम लिखेंगे। लेकिन हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स में प्रोटॉन की बात करेंगे। तो प्रोटॉन का केस में क्या होगा, चार्ज हम प्रोटॉन लेंगे तो ये E अपॉन में 2m p मास ऑफ प्रोटॉन H कट। समझ में आया। तो इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटन बोलेंगे। तो नेचुरल यूनिट जो होती है मैग्नेटिक मोमेंट्स की तो वो क्या होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटन होती है, ठीक है। तो EH कट अपॉन में 2mp मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का क्यों नहीं लिया आप सोचोगे, क्योंकि देखो जैसे आप हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन भी नहीं होता ही नहीं। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है न्यूट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन सभी में होता है। तो इसको कन्वेंशनल मान लिया हमने। अब हम प्रोटॉन के, अब जनरली मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम सही होता है, ठीक है ना। हालांकि न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी होता है। तो हम प्रोटॉन के टर्म्स में इसको डिफाइन करते हैं और ये हम यूनिट मानते हैं। अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट को इसी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के लिए कितना आता है, 5.051 इंटू 10⁻⁻⁻27, ठीक, समझ में आया। और ये बोर मैग्नेटन के एनालॉगस ही है जो मैंने अभी यहाँ आपको बताया। तो बोर मैग्नेटन सिंपली म्यू बी से लिखते हैं। तो EH कट अपॉन में 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 9.274 इंटू 10⁻⁻24। समझ में आ गई चीज़ें। तो यदि आप ध्यान से देखो इन दोनों का यदि आप डिवाइड ही कर लो तो आप जब डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो मुझे मिलेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन। ये तो मिलेगा, EH कट अपॉन में 2 कट जाएगा सिंपली, ठीक है। समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं। तो हम जानते हैं क्या, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, लगभग कितने टाइम्स हैवी होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है लगभग 1836 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये इससे कट गया तो मैं कह सकता हूँ जनरली म्यू भी जो होता है ना इसको 2000 मान लेता हूँ। तो या 10⁻⁻³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 10⁻⁻³ लगभग 2 इंटू 10 0.5 इंटू 10⁻³ ले लेते हैं, क्योंकि लगभग हम इसको ले सकते हैं ना, कितना 2000 टाइम्स स्मॉलर हो गया ना। तो ऑन एन अप्रोक्सीमेट आप लिखना चाहोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1/836 टाइम्स v1, ठीक है ना। या मैं जनरली थोड़ा सा इसको लिखना चाहूँ तो 10⁻³ रफली ये बोर मैग्नेटन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर मैग्नेटन जो है लगभग 10⁻³ है ना, 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स वीकर होता है। समझ में। तो न्यूक्लियर मैग्नेटन क्या है, वीकर। देखो 10⁻³ है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो होते हैं ना वो वीक होते हैं जनरली। आप यहाँ से देख सकते हैं यूनिट से, ठीक है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो होते हैं जनरली 10⁻³ ऑर्डर्स मैग्नीट्यूड में वीक होते हैं देन एटॉमिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। समझ में। तो यही कारण होता है यदि आपको न्यूक्लियस को प्रोब करना है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा। समझ में। क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू प्रोब यू नीड स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं देखो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ न्यूक्लियन। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि क्लासिकली हमने क्या प्रूफ किया, यदि कोई चार्ज हो गया
ठीक है ना, E अपॉन में 2m, समझ में आया। ये हमने अभी L, ठीक है, तो ये हमने अभी प्रूफ किया है, तो यही तो प्रूफ किया हमने अभी। तो जनरली एक्सपेरिमेंटली जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है जी का, ऑर्बिटल मोशन पे जो डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो क्लासिकली तो वो 1 होता है, समझ में आया। क्वांटम मैकेनिकली भी वो प्रोटॉन के लिए 1 होता है, लेकिन वो न्यूट्रॉन वगैरह के लिए डिफरेंट होता है। तो एक फैक्टर यहाँ पे आता है, हम समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको जी फैक्टर बोलते हैं। मैंने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। अब मान लो हमने देखा भाई थ्योरेटिकली आपने कोई वैल्यू निकाली, तो थ्योरेटिकली आपकी मान लो वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग कुछ आई, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो हो सकता है मान लो आप एक्सपेरिमेंटली आपने देखा यहाँ पे 2 आ रहा है ना, आप हाँ, या आपने देखा कोई एक 2 का फैक्टर आ रहा है बार बार हर चीज़ में। अगर मान लो कोई और चीज़ आपने निकाला, तो मान लो आपने वैल्यू निकाली 5.0, ठीक है, तो आपने एक्सपेरिमेंटली कितना आ रहा है, 2 इंटू 5.0 समथिंग आ रहा है। ऐसे तो हम इसको 10 लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 का फैक्टर आता है कहीं ना कहीं, तो मतलब एक मल्टीप्लिकेटिव टर्म आ रही है, ठीक है ना। यदि मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा एक्सपेरिमेंटली वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो वो ये चीज़ टर्म आती है यहाँ पे, ठीक है। तो यदि आप इसको ध्यान से देखो तो मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इसको आप यदि गौर से देखो, ये मेरे पास ऑर्बिटल मोशन के लिए इसको मैं GL लिखूंगा, ठीक है, समझ में आया। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे मैं एच कट की यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मैं मास ऑफ प्रोटोन के लिए लिखता हूँ, तो एच कट की मैंने ऊपर नीचे क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, समझ में आया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, बोर मैग्नेटन बन गया, वो सॉरी न्यूक्लियर मैग्नेटन बन गया। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये एच कट हो गया, समझ में। तो ये ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ लिखा है, तो ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। क्लासिकली हमने निकाला, फिर इसको हमने क्वांटम मैकेनिकली हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि क्लासिकली आपके पास कोई चीज़ है तो हमें उसको क्वांटम मैकेनिकली लिखना है तो हम ऑपरेटर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो इसी वजह से आप देखो तो ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो मैंने ना स्मॉल एल, वो एल से लिखा, आप कैपिटल एल से भी लिख सकते हो। तो एक्चुअली में न्यूक्लियन है, तो मैं न्यूक्लियन के लिए ना एल से, एस स्मॉल एच से, जे से लिखता हूँ, ठीक है ना। न्यूक्लियस के लिए लिखना होगा तो मैं कैपिटल एल का इस्तेमाल करूँगा, न्यूक्लियन के लिए मैं स्मॉल एल का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप सोच सकते हो कि भाई कैपिटल एल और स्मॉल एल में, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब देखो तो ये क्या है, GL क्या है, ऑर्बिटल जी फैक्टर हो गया, तो विच टेक्स डिफरेंट वैल्यू फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा देखो, प्रोटॉन के लिए तो इसकी वैल्यू क्या आती है, P फॉर प्रोटॉन के लिए तो वैल्यू आती है 1। अब ऑर्बिटल मोशन, न्यूट्रॉन तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस ही नहीं करता, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो GL जो होता है ना, न्यूट्रॉन के लिए तो आएगा ही नहीं। तो ये तो बहुत आसान रहेगा, आपको याद रखना, ध्यान रखना। तो जो ऑर्बिटल मोशन होता है ना, तो उसके लिए जो ऑर्बिटल जी फैक्टर है, प्रोटॉन के लिए 1 होता है और न्यूट्रॉन के लिए 0 होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज। अब देखो, तो फॉर अ प्रोटॉन इन स्टेट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड सिंपली क्या होता है, यही तो ऐसे ही तो लिखेंगे, हम जानते हैं क्या होता है, ये L प्लस 1 एच कट ये होता है। तो इसको आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर वगैरह ऑपरेटर वगैरह ये हटाओ, तो सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। GL की वैल्यू, ठीक है ना, μn, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, √L प्लस 1, और ये एच कट आएगा, एक एच कट नीचे है तो वो कट जाएगा। तो ये मेरे पास सिंपली क्या लिख सकता हूँ मैं, मैग्नीट्यूड मैंने लिखा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो समझ में आया। तो प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखो ये सिंपली 1 आ गया यहाँ पे, तो ये लिखा गया, ठीक है। द प्रोजेक्शन अलोंग द क्वांटाइजेशन एक्सिस। अच्छा, अब देखो प्रोजेक्शन लेना हो क्वांटाइजेशन एक्सिस, तो देखो मुझे क्या होगा, जेड कंपोनेंट ही तो लेना होगा इसका, क्योंकि देखो LX, LY, LZ, तो क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट मैंने जब पढ़ाया तो उसमें बताया था एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट क्वांटाइज नहीं होते हैं, इट इज़ द जेड कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विच इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। और यही ऑब्जर्वेबल भी होता है। तो क्वांटम मैकेनिकली यदि हमें ऑब्जर्व करना हो तो यही ऑब्जर्व होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मैच ना करें, ठीक है। तो मेजर्ड कंपोनेंट यही है, ठीक है। अच्छा, तो देखो जेड कंपोनेंट लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, जेड कंपोनेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का GL μn, ठीक है ना, और ये LZ अपॉन में एच कट। तो हम जानते हैं LZ कितना होता है, ML इंटू में एच कट, LZ कंपोनेंट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, ML एच कट से एच कट जाएगा, ये होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ML का वैल्यू -L/L होगा। तो इट्स वेरी सिंपल। तो जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेबल कंपोनेंट है ना, एक्चुअली में जो मेजर भी करते हैं, हम क्या करते हैं, मेजर भी करते हैं, ठीक है। या हम बात करें अब जैसे बुक्स में ना, तो बुक्स में क्या होगा, आपको वैल्यू देगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये है, तो वो एक्चुअली में कौन सी वैल्यू देता है, वो ये मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं देता, वो मैक्सिमम ऑब्जर्वेबल जो कंपोनेंट होता है ना अलोंग द क्वांटाइजेशन एक्सिस वो देता है। तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा, तो देखो
ये वैल्यू तो प्रोटॉन के लिए 1 हो गई, तो ये 1 हो गई, ये बोर मैग्नेट वो न्यूक्लियर मैग्नेटन हो गया। अब इसकी वैल्यू L2 माइनस एल वेरी करेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो L ही है, तो ये L आएगा। समझ में आया? तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जेड कंपोनेंट की, ठीक है ना, वो मेरे पास ये आ गई। ठीक है, और यही ऑब्जर्वेबल होता है। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना जेड कंपोनेंट की, यही ऑब्जर्वेबल होती है। या मैं बात कहूँ, इसको हम टेबुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलेटेड वैल्यू, या थियोरेटिकल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थियोरेटिकल वैल्यू। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं हो ना, बुक्स में ना अलग अलग नाम से दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ सेम ही है। तो ये थियोरेटिकल वैल्यू है, या टेबुलेटेड वैल्यू है, या ऑब्जर्वेबल कंपोनेंट है, बिकॉज जेड कंपोनेंट विल बी देयर विच इज क्वांटाइज्ड। ठीक है ना, उसी को तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये हमने प्रोटॉन के लिए निकाला। न्यूट्रॉन के जीरो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, तो ऑर्बिटल मोशन प्रोटॉन का जीरो, क्योंकि मोशन करेगा तो वो क्या देगा, हमें चार्ज तो नहीं होता, तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। किसका? न्यूट्रॉन का ही हम जानते हैं, सिंस इट कैरी नो इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, लेकिन उसके पास क्या होता है? न्यूट्रॉन डज पोजेस अ नॉन जीरो इंट्रिंसिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, क्या होता है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है न्यूट्रॉन के पास। ठीक है ना, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ चार्ज्ड क्वार्क्स, अप डाउन डाउन, मैंने आपको बताया भी था इंट्रोडक्शन जब इसका। ठीक है, तो हुज इंडिविजुअल मोशन एंड स्पिन्स डू नॉट कैंसल कंप्लीटली एंड गिव राइज टू मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में? तो उसके अंदर क्वार्क्स होते हैं जिनका इंडिविजुअल मोशन कैंसिल नहीं होता, जिसकी वजह से उसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना। ठीक है, तो न्यूट्रॉन डू नॉट हैव ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इट ओनली हैज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ न्यूक्लियन। अब हम स्पिन की बात करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियन में दोनों आगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखो, जिस तरीके से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है, ईच न्यूक्लियन पोजेस एन इंट्रिंसिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अराइजिंग फ्रॉम इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो हमने ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम क्या था? ये था हमारे पास। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसी तरीके से हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को किस तरीके से लिखेंगे, समझ में आया? तो ये, तो यदि आपने थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान से भी देखी होंगी, मैंने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का सारी प्ले लिस्ट बना के रखी हुई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है वो, तो आप उसमें देखोगे तो ये वहाँ भी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस की इलेक्ट्रॉन के केस में। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल है, देखो GS म्यू एन, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर का सिंबल नहीं लगा हुआ, तो ये S प्लस 1, ठीक है ना, अंडर रूट H कट आएगा, H कट से नीचे वो कट जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, न्यूक्लियंस के लिए जनरली वैल्यू क्या होती है इसकी? 1/2 होता है। न्यूक्लियंस आर फर्मियंस, तो क्या होगा न्यूक्लियंस के लिए? स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ये बोर मैग्नेटन होगा, और ये 1/2, और ठीक है ये, और ये मेरे पास कितना आ गया? 3/2, तो ये कितना आ गया? GS म्यू एन अंडर रूट 3/2। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो ये मैग्नीट्यूड मैंने निकाला, किसका मैग्नीट्यूड है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है ना, न्यूक्लियंस के लिए। अब वो न्यूक्लियंस चाहे प्रोटोन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, वो हम देखेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब बात करते हैं, देखो प्रोटॉन की। किसकी बात करते हैं? प्रोटॉन की। तो ध्यान से देखो, प्रोटॉन के लिए, ठीक है, तो फॉर प्रोटॉन, अब मैं यदि यहाँ पे देखो जेड कंपोनेंट लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जर्वेबल मेरे पास वही होता है, तो अब वी मिस्ड द जेड कंपोनेंट हियर। ठीक है ना, सो लेट मी राइट इट फॉर यू। तो हाउ वी विल राइट द जेड कंपोनेंट हियर? तो जेड कंपोनेंट कैसे लिखेंगे पहले? तो ये S जेड इज इक्वल टू GS मी एन, ठीक है ना, MS। ठीक है, ये आएगा क्योंकि H कट जाएगा, तो MS कैन हैव, तो इट कैन हैव ओनली +1 -1/2, ये तो दो वैल्यू उसको वो ले सकता है। ठीक है, तो ये मेरे पास जेड कंपोनेंट आ गया। तो मैक्सिमम जेड कंपोनेंट जो मेरे पास होगा जनरली वो क्या होगा? ठीक है ना, तो मैक्सिमम जेड कंपोनेंट क्या होगा मेरे पास? 1/2, तो ये 1/2 GS म्यू एन, तो ये आएगा मेरे पास। तो यही ऑब्जर्वेबल होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ध्यान रखना, तो ये जो मेरे पास है, ठीक है ना, ये मैक्सिमम, ठीक है ना, जेड कंपोनेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये मेरे पास आ गया, तो 1/2 GS म्यू एन है। अब यदि मैं प्रोटॉन की बात करूंगा, तो ये ऑर्बिटल स्पिन, ऑर्बिटल जो मेरे पास, ये हमारे पास क्या है? स्पिन G फैक्टर है, ऑर्बिटल लेना पड़ेगा। प्रोटॉन की बात करूंगा तो प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन की बात की तो ये हमने किसके लिए लिया? प्रोटॉन के लिए। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो ये हमने किसके लिए लिया? न्यूट्रॉन के लिए। तो G के ऊपर सिंपली हमने क्या कर दिया? ठीक है ना, आप ऐसे लिख लेंगे हम, प्रोटॉन के लिए हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास न्यूट्रॉन के लिए हो गया। ठीक है, तो 5.5857 स्पिन G फैक्टर प्रोटॉन के लिए होता है, तो ये वैल्यू आप याद रख सकते हो। ठीक है, अपॉन में 2 हो गया, डिवाइड करेंगे तो सिंपली 2.793 इंटू न्यूक्लियर मैग्नेटिक। तो जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, ठीक है, किसका? प्रोटॉन का, उसकी वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। आपसे पूछे कोई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है प्रोटॉन का, तो वो यही होता है, ऑब्जर्वेबल कंपोनेंट ये, तो ध्यान रखना +2.793 बोर मैग्नेटिक। समझ में? ऑर्बिटल G फैक्टर जो है स्पिन का न्यूट्रॉन के लिए कितना होता है? 3.8261।
तो 3.8 है, हाफ करेंगे तो 1.9 समथिंग आएगा, तो 1.913, ठीक है, समझ में आया, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास आ गया। तो यदि मैं फ्री प्रोटोन कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, फ्री प्रोटोन है तो नहीं उसमें ऑर्बिटल मोशन नहीं है, यानी L इज इक्वल टू 0 स्टेट में, तो ऑर्बिटल मोशन नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ही होगा, तो वो ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट विल कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट उसका सिंपली कितना होगा, ये 2.793 न्यूक्लियर मैग्नेटन, समझ में आया, ठीक है। अब देखो न्यूट्रॉन के लिए ना नेगेटिव आ रहा है सिंबल, जो नेगेटिव साइन फॉर न्यूट्रॉन इंडिकेट करता है जो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट है, इट इज़ इन अपोजिट टू इट्स स्पिन डायरेक्शन, समझ में आया, ठीक है। तो हमारे पास यदि स्पिन उसका न्यूट्रॉन का जो स्पिन डायरेक्शन यदि ये है, तो उसका हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो ये होगा, इट इज़ अपोजिट, समझ में आया। तो ध्यान रखना नेगेटिव साइन ये शो करता है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो एलिमेंट्री जो स्ट्रक्चरल लेस पार्टिकल हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्री क्या क्या होते हैं, जिन पार्टिकल के अंदर कुछ ना हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अभी तक ये कहा गया है कि एलिमेंट्री है या फंडामेंटल है। अब यदि आप ये शो कर दो, वैसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी पार्टिकल्स है, यानी वो मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है वो, तो ठीक है ना। तो उसके अंदर भी क्वार्क्स वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, तो अलग अलग मत है लोगों का, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अब ध्यान से देखो, तो जो डिराक थे ना, डिराक थ्योरी की मैं बात करूं तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया था कि यदि कोई पार्टिकल एलिमेंट्री है, यानी उसके अंदर कुछ नहीं है, और कहने का मतलब स्ट्रक्चरलेस है, ठीक है ना, उसका इनर स्ट्रक्चर नहीं है, और यदि उसके पास 1/2 स्पिन हो, ठीक है, समझ में आया क्या हो, 1/2 स्पिन हो, यानी वो डिराक फर्मियोन हो, तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स कहती है या डिराक थ्योरी कहती है, डिराक नहीं दिया था, कि उसका जो स्पिन जी फैक्टर होगा ना, वो GS इज इक्वल टू 2 होगा। कितना होगा, GS इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली न्यूट्रॉन का निकाला गया, वो 2 नहीं आया, वो आया ही नहीं 2। प्रोटॉन के केस में भी स्पिन जो मैग्नेटिक वो स्पिन जी फैक्टर था वो 2, मतलब कुछ ना कुछ जो वैल्यू उसने, मतलब 2 ही नहीं आया, हाँ मतलब 2 नहीं आया। उसने कहा था यदि कोई, अब जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है, तो स्पिन कितनी है, 1/2 ही होती है, तो इनिशियली यही मानते थे कि भाई इनके अंदर कुछ है ही नहीं, ये फंडामेंटल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कुछ है ही नहीं। तो डिराक ने कहा भाई यदि कोई ऐसा पार्टिकल होगा ना जिसके अंदर कुछ नहीं है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, स्ट्रक्चरल लेस पार्टिकल है, 1/2 स्पिन होनी चाहिए, तो न्यूक्लियन के पास 1/2 स्पिन है, तो उनका जी फैक्टर 2 आना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मैसिव डेविएशन है, 2 नहीं आता, ना प्रोटॉन के लिए आता है ना न्यूट्रॉन के लिए आता है, न्यूट्रॉन का 0 मतलब 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आया, मतलब 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब प्रोटॉन के केस में 2 नहीं आ रहा है, उन्होंने प्रोटॉन के लिए 2 प्रिडिक्ट किया था, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू है 2 नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये शो कर रहे हैं कि वो एलिमेंट्री नहीं है। यदि एलिमेंट्री होते, स्ट्रक्चरल लेस होते, उनके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो जो डिराक थ्योरी ने प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि डिराक थ्योरी बहुत सक्सेसफुल थी, उसने बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट की, एक्सपेरिमेंटली बहुत सारी चीज़ें मैच की, लेकिन ये वाला जब तक पेज फंसा तो ये तो भाई 2 नहीं आया, तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चरल लेस नहीं है, यदि होते तो 2 आती GS की वैल्यू, नहीं तो नहीं आई, समझ में आया। तो ये प्रूव करता कि न्यूक्लियन जो है एलिमेंट्री पॉइंट पार्टिकल नहीं है, ठीक है। तो ये जो एनोमलस वैल्यूज़ थी, ठीक है, जैसे प्रोटॉन के लिए 5.857 आई, न्यूट्रॉन के लिए 3.8261 आई, ठीक है, हिस्टोरिकल प्रूफ है इंटरनल स्ट्रक्चर का, ठीक है ना, कंफर्मिंग दे आर कंपोजिट सिस्टम्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कंपोजिट सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं देखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ न्यूक्लियस की। तो जिस तरीके से देखो हमने स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट लिखा न्यूक्लियस के लिए, जिसका टोटल स्पिन कितना होगा I, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट सिंपली हम कैसे लिखेंगे, G, ठीक है, I μn I अपॉन में H का, ठीक है। काफ़ी बुक्स में, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, न्यूक्लियर स्पिन को कैपिटल J से लिखते हैं, लेकिन इट इज़ बेटर टू राइट विद I, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखो उसका क्या होगा, तो GI μn, ठीक है, √I +1, ठीक है ना, H कट आएगा वो कट जाएगा नीचे, तो ये देखो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, ठीक है। Z कंपोनेंट यदि पूछे तो Z कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो GI μn, ठीक है, तो ये MI, H कट जाएगा, तो ये Z कंपोनेंट आएगा। मैक्सिमम Z कंपोनेंट यदि मैं पूछूं जो ऑब्जर्वेबल होता है, जो वैल्यू जनरली कोट की जाती है, कोटेड वैल्यू, जो थ्योरेटिकल वैल्यू हम बताते हैं कि भाई इस न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट ये है, तो वो कौन सी वैल्यू होती है, वो ये वाली वैल्यू होती है। तो GI μn और I, MI की मैक्सिमम वैल्यू I होगी, ठीक है, क्योंकि -I to I वैल्यू करेगा, समझ में आया, तो ध्यान रखना। तो जो GI न्यूक्लियर फैक्टर, जो इसको G भी लिख लेते हैं सिंपली, तो GI या मतलब जो न्यूक्लियर जी फैक्टर है, ये डायमेंशनल लेस है, डिपेंड करता है न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर स्टेट्स टू न्यूक्लियर स्टेट इसकी वैल्यू अलग आती है।
ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यदि ये पॉजिटिव है इसका मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट जो है, ठीक है ना, वो पैरेलल है न्यूक्लियर स्पिन के, और यदि ये नेगेटिव है तो वो क्या है, एंटी पैरेलल है। समझ में आया, न्यूक्लियर स्पिन के, ठीक है। यहीं से हम देख सकते हैं ना, ये पॉजिटिव साइन होगा तो यानी दोनों पैरेलल है, या नेगेटिव साइन होगा तो दोनों एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो मैक्स ऑब्जर्वेबल या मैग्नेटिक मोमेंट जो है मैक्सिमम प्रोजेक्शन होगा वो यही होगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो, इट इज फाउंड दैट न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट आर स्प्रेड अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज -2 न्यूक्लियर मैग्नेटन टू 6 न्यूक्लियर मैग्नेटन। ये वैल्यू आप याद रख सकते हो, मे बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि, ठीक है ना। तो इन दोनों वैल्यू के बीच में जनरली सारे न्यूक्लियस का आ जाता है, 1-2 एक्सेप्शंस रहते हैं, जैसे लिथियम वगैरह है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है। नहीं तो ओवरऑल इन सब का आ जाता है। इन दोनों -2 न्यूक्लियर मैग्नेटन टू 6 न्यूक्लियर मैग्नेटन के बीच में सभी न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट जनरली मिलता है हमें, ठीक है। अब देखो, जो इवन न्यूक्लियाई है, ठीक है, तो इवन न्यूक्लियाई के लिए हमने जब न्यूक्लियर स्पिन बताया था, न्यूक्लियर स्पिन या जिसको टोटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, तो उसके लिए तो 0 होता है। तो जब आई की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हमने क्या होता है, न्यूक्लियन से सारे पेयर्ड हैं, ग्राउंड स्टेट स्पिन आई 0 है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी तो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन ही नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं होगा। समझ में आया। तो इवन न्यूक्लियाई के लिए न्यूक्लियर स्पिन 0 होती है, दे डू नॉट हैव नेट एंगुलर मोमेंटम, सो दीज न्यूक्लियाई डू नॉट एग्जिबिट परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दे डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आया। अब ये क्यों रखा है परमानेंट वर्ड, तो अब एक्साइटेड कर दो, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, दे में गेट अ पेयर्ड प्रोटोन और पेयर्ड अनपेयर्ड प्रोटोन और अनपेयर्ड न्यूट्रॉन हो सकता है यदि एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, है ना, मतलब पेयरिंग हट जाए तो उस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट आ सकता है। नहीं तो पेयरिंग होती है इवन में तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा, ठीक है। तो टोटल न्यूक्लियर स्पिन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा है। बात करते हैं ओड न्यूक्लियस की, तो चाहे तो प्रोटोन ओड होगा, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है, या हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रॉन ओड होगा, दो ही चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यदि किसी न्यूक्लियस, तो उसी को हम बोलते हैं ओड न्यूक्लियस, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज 9 है, ठीक है ना, तो 9 प्रोटोन आपके पास क्या है, ओड हो गए, तो जो 8 है वो तो पेयरिंग कर लेंगे, समझ में आया, एक बचेगा वो अनपेयर्ड हो जाएगा। तो यदि एटॉमिक नंबर ए है तो A- कोर न्यूक्लियस फॉर्म सिमेट्रिक पेयर्ड कन्फिग्रेशन, ठीक है ना, एक नहीं करेगा तो हुज नेट। अब जैसे मान लो मेरे पास, आपके पास सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये कोई पार्टिकल हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। तो उसके पास मास नंबर कितना है, 17 है या नहीं है, तो 8 प्रोटॉन है, 9 न्यूट्रॉन है, 8 प्रोटॉन हो गए, ठीक है ना, हाँ, और 9 न्यूट्रॉन हो गए, समझ में आया। तो हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन पेयर्ड हो गए सारे, न्यूट्रॉन सारे पेयर्ड हो गए एक को छोड़ के, तो वही है, समझ में आया। तो जैसे 17 है तो 16 पेयर्ड हो गए, एक बचेगा मेरे पास, तो वही स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देगा। तो जो A-1 कोर होंगे वो सिमेट्रिक होंगे, पेयर्ड होंगे, तो उनकी वजह से तो मैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट परफेक्टली कैंसिल कर देगा। तो टोटल न्यूक्लियर स्पिन होगी वो ओवरऑल जो ऑब्जर्वेबल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कंप्लीटली कौन डिटरमाइन करेगा, वो अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करेगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो अनपेयर्ड न्यूक्लियन से ही हम पता करेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट है कितना, अनपेयर्ड न्यूक्लियन, और चाहे वो प्रोटोन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, ठीक है। तो हम जब न्यूक्लियन की बात करते हैं सिंगल, तो न्यूक्लियस के लिए तो न्यूक्लियर स्पिन हम आई से लिखते हैं, जब न्यूक्लियन की बात करते हैं चाहे वो प्रोटोन हो न्यूट्रॉन हो तो हम जे से लिखते हैं, ठीक है, समझ में बात, तो ये ध्यान रखना। तो अब हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट एक सिंगल न्यूक्लियन का देखेंगे कि टोटल क्या होता है, ठीक है। अब ये अनपेयर्ड ही है, अब यही डिटरमाइन करेगा। अब हम फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे अपना। तो देखो कोई सिंगल न्यूक्लियन है, ठीक है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L हो गया, स्पिन या S/2 है, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा इट कैन बी L + -1/2, ठीक है। तो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑपरेटर होगा इट हैज़ टू बी ऑफ द वेक्टर सम, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, समझ में आया। तो दोनों को देखो हम क्या कर लेंगे, सिंपली प्लस करेंगे। तो देखो GL LH कट प्लस GS SH कट, और ये न्यूक्लियर मैग्नेटन की वैल्यू बाहर कॉमन आ जाएगी। तो यही तो हमने दोनों का वैल्यू रख दिया, समझ में आया। तो एक तो तरीका ये है दोनों को लिखने का, और समटाइम्स इट इज इवन मोर कन्वीनियंट टू राइट मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की केस में कैसे लिखेंगे, तो देखो हम सिंगल न्यूक्लियन ले रहे हैं, न्यूक्लियस नहीं ले रहे, तो न्यूक्लियस लेते तो आई लिखते, तो है ना, तो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियन है, सिंगल न्यूक्लियन के लिए तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आया। ये कोई डाउट है, तो सिंगल न्यूक्लियन के लिए मैं ऑपरेटर ऐसे लिखूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑपरेटर, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करते तो ये आई कर देता है, जे की जगह आई कर देता है, तो हम ऐसे लिखते, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ रिटन एज अ वेक्टर सम, यहाँ पे क्या फाइनल रिजल्ट हमने लिखा, ठीक है। तो वेयर जे क्या है, या न्यूक्लियस के लिए लिखता तो GI, एक सिंगल न्यूक्लियन के लिए GJ लिखा है, तो ये क्या लैंडेज फैक्टर है,
ठीक है, न्यूक्लियोनिक का, और ये क्या टोटल एंगुलर मोमेंटम। समझ में आई चीज़ें। अब न्यूक्लियस का जो भी होगा वो सिंगल अनपेयर्ड ही डिटरमाइन करेगा, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट मुझे निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सिंपली देखो J((J)(J)+1 इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और जेड कंपोनेंट हमारे पास ही आ गया। ठीक है ना, प्रीवियसली भी मैंने बताया। मैक्सिमम जो कंपोनेंट होगा mj का वो J होगा, तो जो ऑब्जर्वेबल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, या मैं बात करूँ थियोरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट या टेबुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट या कोटेड मैग्नेटिक मोमेंट, अलग अलग नाम से लिखते हैं, जानते हैं बुक्स में। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल मैग्नेटिक मोमेंट लिखो, थियोरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट लिखो, टेबुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट जो या कोटेड मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो मैक्सिमम कंपोनेंट होता है। ठीक है ना, तो ये जेड अलोंग जेड एक्सिस, तो एम जी की वैल्यू जी होनी चाहिए, तो ये म्यू ऑब्जर्व इज इक्वल टू म्यू जे मैक्सिमम इज इक्वल टू जी। समझ में आई बात। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे तो मैंने बता दिया आपको कि भाई म्यू मैक्सिमम ये आ गया। ठीक है ना, सिंपली ये। ठीक है, काफ़ी बुक्स में इसको यू म्यू से लिख देते कि भाई म्यू इज इक्वल टू जे म्यू वन जे, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको देखने से ऐसे लगता है तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट लिखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, आप राइट हैंड साइड देखो क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड से ही पता चल जाएगा जेड कंपोनेंट लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा चलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि काफ़ी आपको बुक्स डिफरेंट बुक्स में आप देखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे बस राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है, क्या उसमें जेड कंपोनेंट लिखा है, तो ये जेड कंपोनेंट ही है। यहाँ पे जेड कंपोनेंट नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो इसी की बात कर रहा है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब यही होता है ऑब्जर्वेबल, यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये निकालूंगा। ठीक है, न्यूक्लियर जी फैक्टर निकालूंगा। ये निकलने के बाद इसमें वैल्यू रखूंगा तो मैं फिर निकाल सकता हूँ अपना ऑब्जर्वेबल मैग्नेटिक मोमेंट या थ्योरेटिकल वैल्यू जो है हमारे पास। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसको निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अपना टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियन के लिए। अब देखो हम भाई जो एल एंड एस है कपल करके हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम देते हैं। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे एच कटाएगा डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है ये इट ऑल्सो प्रीसेस अबाउट जे, कहने का मतलब देखो क्या है, सिंपली ये हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया म्यू, तो इट टोटल एंगुलर मोमेंटम के ना के प्रीसेशन कौन करता है। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ हमारे पास दे आर नॉट पैरेलल। समझ में आया, ये दोनों जो होते हैं ये पैरेलल नहीं होते। ठीक है ना, ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल नहीं होते। ठीक है ना, समझ में, ध्यान रखना। इन जनरल टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट पैरेलल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, तो दे आर एट सम एंगल, दे माइट बी पैरेलल, है ना, दे माइट बी, बट इन जनरल दे आर नॉट। वो हो सकते हैं पैरेलल लेकिन जनरली होते नहीं है। ठीक है, और समझ में आया। तो ये हो गया। तो जब ये इसके अराउंड क्या करता है, प्रीसेशन करता है। ठीक है, समझ में आया। तो इसका दो कंपोनेंट आप कंपोनेंट लो, तो जैसे भाई कोई भी पार्टिकल हो गया। ठीक है ना, आप जैसे इस दो इसका ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया ए, एक वेक्टर हो गया बी, तो इसका यदि मैं इसके अलोंग कंपोनेंट लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए कोस थीटा होगा। ठीक है, और ये कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके कंपोनेंट जो होगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक अलोंग कंपोनेंट। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप देख रहे हो ना, ठीक है ना, ये प्रिसिशन करेगा, तो ये तो ऑन एन एवरेज क्या देगा, जीरो देगा, क्योंकि कंप्लीट रिवोल्यूशन मुझे मिलेगा। तो जो ओनली कंपोनेंट है ऑर्बिटल एंगुलर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जे कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जर्वेबल मैग्नेटिक मोमेंट व्हाइल द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू जे एवरेज टू जीरो ड्यू टू रैपिड प्रिसिशन अबाउट जे। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो क्या दे देगा, जीरो ओवरऑल, और कौन सा मिलेगा मुझे, अलोंग जे। तो जो जे के डायरेक्शन के अलोंग मुझे मिला है यही मुझे देगा। ठीक है ना, इसी से हम ऑब्जर्वेबल मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, इसी का हम जेड कंपोनेंट लेते हैं, इसका जेड कंपोनेंट। ठीक है, लेट अस सी। अब देखो, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का प्रोजेक्शन अलोंग जे। तो कैसे निकलेंगे, अब जैसे मेरे पास ये दो वेक्टर थे, है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या, ए कोस थीटा इज अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, यही तो क्या, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो ए डॉट बी मुझे वैसे क्या देगा, ए बी कोस थीटा देगा। क्या देगा, ए बी कोस थीटा। ध्यान से देखो, ए बी कोस थीटा देगा, लेकिन मेरा प्रोजेक्शन है क्या, है तो ए कोस थीटा, तो इसका मतलब मुझे बी से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो मुझे बी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने बी से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिला, ए कोस थीटा। तो कंपोनेंट तो मिल गया। इस डायरेक्शन के अलोंग क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर भी तो होना चाहिए। तो यदि मैग्नीट्यूड में, ये मैग्नीट्यूड ही तो है, ये क्या मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड में मैंने क्या कर दिया, बी यूनिट वेक्टर की क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, तो मुझे क्या मिला, ये तो मैग्नीट्यूड होगा, ये यूनिट वेक्टर, ये एक डायरेक्ट, ये मेरे पास एक पूरा वेक्टर मिल गया, तो ये क्या था, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो दिस कंपोनेंट इज पैरेलल टू बी, ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या बताया। ठीक है,
तो यही है। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, ए डॉट बी अपॉन में बी लिखो और ये बी वेक्टर अपॉन में बी लिख सकते हो। तो वही चीज़ देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो जो पैरेलल कंपोनेंट होगा तो ये है, तो ये जनरल हो गया ना एक तरीके से। किस कैलों निकालना है, बी कैलों, यानी जे आ गया, म्यू डॉट जे अपॉन में बी मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और ये ठीक है, ये वही सेम चीज़ मैंने लिखी है, समझ में आया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अब देखो तो और हम इसको सिंपली और कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये डॉट जे, ठीक है, समझ में आया। और ये ध्यान से यदि आप देखो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये मेरे पास वेक्टर है। अब देखो इसको मैं ना डिनोमिनेटर को क्या लिख सकता हूँ, जे प्लस 1, ठीक है ना, एच कट स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये तो होगा जे प्लस 1 एच कट, ठीक है। तो उसका स्क्वायर था नीचे, तो मैंने ये लिख लिया, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये म्यू डॉट जे ये आ गया मेरे पास, ठीक है, कोई डाउट है। तो देखो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है हमें, वो तो जेड कंपोनेंट होगा ना, अंडर द मैक्सिमम ओरिएंटेशन प्रोजेक्शन कंडीशन, समझ में आया। तो इसका मेरे को जेड कंपोनेंट लेना है ना, मैक्सिमम वाला, तो मैं क्या करूँगा, जेड कंपोनेंट लूँगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, मैं उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू लूँ, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई, ये आ जाएगा ना। तो देखो तो ये इसका जेड कंपोनेंट कैसे लिखेंगे हम, ठीक है ना, एम जे एच कट ही तो लिखेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होती है, जे एच कट। तो ये मुझे क्या देगा, जे एच कट देगा, देखो ये जे एच कट दिया, और ये मैग्नीट्यूड था सिंपली, तो नीचे ये आ गया, और ये यहाँ पर ऊपर क्या आ गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, समझ में। जे से देखो जे कट गया, एच कट से एच कट गया, ये आ गया सिंपली मेरे पास। तो ये ही आया है, तो ये ऑब्जर्व्ड ही तो है, ये ऑब्जर्व्ड कंपोनेंट ही है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम यही हम निकालते हैं, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। यही कोटेड वैल्यू है या यही थ्योरेटिकल वैल्यू है, समझ में आया। काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता और कन्फ्यूज़न रहता है उन लोगों को, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसको सिंपली काफ़ी बार म्यू से भी लिख देते हैं। तो यदि मैं क्या करूँ, म्यू डॉट जे निकालूँ, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो हम इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हम जानते हैं, इसमें वैल्यू यदि हमने पुट कर दी तो मेरे पास देखो जी जे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम जानते हैं जी म्यू वन हम लिख सकते हैं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ऑर्बिटल में मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम म्यू डॉट जे निकालेंगे, तो म्यू डॉट जे इज इक्वल टू म्यू वन। देखो हम जानते हैं, देखो म्यू का वैल्यू क्या होता है, सिंपली यही तो है, ठीक है। और डॉट जी हमने सिंपली ये हमारे पास था, देखो जी एल स्कट प्लस जी एस, ठीक है। तो हमने डॉट जे किया है दोनों साइड, तो डॉट जे इसमें भी होगा, डॉट जे इसमें भी होगा, ये हो गया, समझ में। अब हमें एल डॉट एस निकालना है, तो देखो एल डॉट एस कैसे निकालेंगे हम, तो सॉरी एल डॉट जे, तो जे मेरे पास क्या है, एल प्लस एस है, तो ये सिंपली क्या मिला, एल स्क्वायर प्लस एल डॉट एस मिला, ठीक है। एस डॉट जे को क्या लिखेंगे, एस डॉट एल स्क्वायर, ठीक है ना। एस डॉट जे को क्या लिखेंगे, एस डॉट जे की वैल्यू क्या है, एल प्लस एस है, ठीक है। तो ये मेरे पास एस डॉट एल इज प्लस के एस स्क्वायर आ गया, समझ में आई चीज़ें, ठीक है, कोई डाउट है। और जे स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, जे मेरे पास है क्या, एल प्लस एस ही तो है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस के 2 एल डॉट एस डॉट, सिंपल वेक्टर वो फॉर्मूला हम जानते हैं, समझ में, ठीक है। अब देखो, अब क्या कुछ नहीं करना, देखो एल डॉट एस का वैल्यू यहाँ रख दो आप, कहाँ से निकाल के, यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दो एल एस डॉट एल का वैल्यू यहाँ से निकाल के, तो मेरे पास एल डॉट जे क्या आएगा, देखो 1/2 जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। तो देखो जैसे मैं बताऊँ आपको निकाल के, जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में 2, ये एल डॉट एस आया, तो यही तो मैं उठा के यहाँ रख रहा हूँ, तो ये एस डॉट जे आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के हमें यहाँ पे रखनी है, ठीक है, समझ में आया। तो देखो पहले तो ये एच कट कॉमन ले लिया, तो म्यू एन एच कट कॉमन ले लिया, ये 2 था ये भी बाहर ले लिया, तो देखो जे स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, जे स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। तो इन द स्टेट एल एस जे एम एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टेट को इसी तरीके से तो लिखते हैं, तो स्टेट कैसे निकालेंगे, जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसकी क्या होगी, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें इसी का तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हम जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसका निकालेंगे, तो देखो ये इसका निकालना है, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं, तो इसका जब हम निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, ये इसका ये और इसका ये, तो सिंपली एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप रख दो, देखो म्यू एन अपॉन में 2h, ठीक है, समझ में आया। 2h कट हो गया हमारे पास, तो जे की वैल्यू क्या लिखे, जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर, एल का एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, ठीक है, और एस का एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर, समझ में आया। तो ये सिंपली हमने लिखा, तो ये हमारे पास म्यू मैक्सिमम आ गया, तो डिनोमिनेटर में म्यू मैक्सिमम क्या है, वो ये हमारे पास क्या है, जे प्लस 1 एच कट, ठीक है, समझ में आया। तो ये आ गया, तो ये आ गया हमारे पास सिंपली, ठीक है। ये 2h कट भी तो है हमारे पास, ठीक है,
कोई डाउट है? तो ये समझ में आया? तो एक एच का टी स्क्वायर था वो सिंपली उससे कट जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू, ठीक है। कोई डाउट है? एक जे ऊपर आ गया, एक जे नीचे आ गया हमारे पास, ये कट जाएंगे दोनों। तो सिंपल हमने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूले में उठा के रख दी वैल्यू। अब यदि इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना है इसको, अब हमें क्या करना है? कंपेयर, इससे कंपेयर करना है, क्योंकि यही तो हमें निकालना है, यही तो मैक्सिमम जेड कंपोनेंट है हमारे पास, ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, या थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक समझ में? ये टेबुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो जब हम इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियर जी फैक्टर मिलेगा। तो ये जब कंपेयर, देखो μ1 है, μ1 कट जाएगा, ये जे से ये जे भी कटेगा, ये भी, जो बचा वो जी है, न्यूक्लियर जी फैक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो याद रखना भी देखो कितना सिंपल है, ठीक है। देखो एक बार जी एल लिखा, तो जब जी एल लिखेंगे तो एल पॉजिटिव आ रहा है मेरे, देखो समझ में आया? या ऐसे समझो जी एल है तो एस नेगेटिव में रखना है, तो जे जे प्लस वन प्लस एल एल प्लस वन माइनस एस प्लस वन, फिर जे एस स्पिन जी फैक्टर, जे जे प्लस वन प्लस एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन। तो एल है तो एल पॉजिटिव, एस है तो एस पॉजिटिव, तो जे तो पॉजिटिव रहेगा, तो याद रखना आसान है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये तो जनरल आ गया, ठीक है ना। न्यूक्लियन के लिए स्पिन क्या होती है? 1/2 होती है, तो आप एस 1/2 तो रख सकते हैं, तो ये एस एस प्लस वन 3/4 आ गया, तो ये 3/4 आ गया, ये 3/4 आ गया, ये 3/4 हमने लिख लिया, समझ में आया? तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज यदि करें, ठीक है ना, क्योंकि देखो जे जे प्लस वन यहाँ भी है, जे जे प्लस वन यहाँ भी है, कॉमन आएगा चीज़ें, ठीक है ना, समझ में आया? ये एल एल प्लस वन है, तो उस इसको हमने सिंपली कुछ नहीं करना, बस क्या करना है? रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? सिंपली ये आएगी, ठीक है ना, समझ में आई बात? क्योंकि देखो जे जे प्लस वन यहाँ भी, जे जे प्लस वन यहाँ भी, तो जी एल 1/2 जे एल प्लस जे कॉमन आ जाएगा ना, तो देखो कॉमन आ गया, नीचे जे जे प्लस वन रहेगा तो कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो ये 2 स्टेप में आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो याद रखना बहुत आसान है, आप इसको याद रख लो, या न्यूक्लियन के लिए जो, या कोई भी पार्टिकल है जिसका स्पिन 1/2 है, उसके लिए सिंपली ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद है तो हम आसानी से चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया? तो ये तो द न्यूक्लियर स्टेट कैन कपल इन 2 वेज, 2 तरीके से, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल कहने का मतलब 1 ऑफ जी एल प्लस 1/2, और एंटी पैरेलल कहने का मतलब एल माइनस 1/2, समझ में आई बात? तो हम 2 केस लेंगे। तो पहले पैरेलल कपलिंग की यदि हम बात करें, ठीक है, तो जे इज इक्वल टू एल प्लस 1/2, तो एल का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? जे माइनस 1/2, समझ में आया? ये आ गया। अब देखो हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एक अल्टीमेट फॉर्मूला आप यहाँ ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। और पैरेलल कपलिंग के लिए यदि पूछे तो हम उसको ऐसे सोल्व करेंगे। तो एल एल प्लस वन को क्या लिखना पड़ेगा? जे माइनस 1/2, और ये जे माइनस 1/2 प्लस वन, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम हम लिखना चाहते हैं। तो जे माइनस 1/2 और ये जे प्लस 1/2, और ये मेरे पास जे स्क्वायर माइनस 1/4, ये आ गया, ठीक है। अब एल एल प्लस वन, इसको यहाँ यदि मैं जे स्क्वायर माइनस 1/4 रखूँगा, तो देखो ये टर्म मुझे को तो अब सोल्व करनी है बस, क्योंकि मैं जे के टर्म्स में देखना चाहता हूँ सर। तो देखो ये वाली टर्म मैं जब सोल्व करूँगा, एल एल प्लस वन, सिर्फ यही टर्म मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये जिस पर को मैंने गोला किया है, तो ठीक है। तो देखो जे माइनस 1/2, ये सिंपली मेरे पास जे स्क्वायर माइनस 1/4 आ गया, ये माइनस 3/4, तो ये आ गया जे माइनस वन जे प्लस वन। तो इसकी जगह मुझे क्या रखना है? सिर्फ ये रखना है जे माइनस वन जे प्लस वन, तो जे प्लस वन से जे प्लस वन कट जाएगा, तो सिंपली देखो मेरे पास क्या बचेगा? जे माइनस वन बचेगा, ठीक है। देखो ये कट गया, जे माइनस 1/4 में जे आ गया, ठीक है। आप चाहे तो उसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप फर्दर कैसे सोल्व करो? तो देखो 1/2, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंपली क्या है? जी एल है प्लस के जी एस प्लस 1/2 जी एल माइनस के जी एस, और ये बचा क्या है? जे माइनस के 1/, जे, यही तो बचा है, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखो तो आप सिंपली क्या करना है आपको? 1/2 जी एल कॉमन ले लो, तो 1/2 जी एल कॉमन लोगे तो ये 1 आएगा। यहाँ 1/2 जी एल है, लेकिन ब्रैकेट में ये भी है, तो ये प्लस के जे माइनस के 1/, जे 1/2 जी एस कॉमन ले सकते हो। 1/2 जी एस जैसे ही कॉमन लोगे ये 1, ठीक है, और ये माइनस के जे माइनस के 1/, जे, ये आ गया। तो 1/2 जी एल, तो ये आपके पास 2 जे माइनस के 1/, जे प्लस 1/2 जी एस, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 1/, जे, क्योंकि जे माइनस जे कट जाएगा, ठीक है। तो देखो आप क्या बचा आपके पास? यही तो टर्म ही है। 2 जे देखो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, आपके पास ऊपर क्या बता? जी एल 2 जे माइनस के 1 प्लस के जी एस, ये टर्म है, ठीक है। नहीं तो आप अल्टीमेटली इन चीज़ों को ध्यान रखो तो कर सकते हो। ये निकाले तो ठीक है, नहीं तो आप न्यूमेरिकल्स वगैरह देगा तो वहाँ पे एल की वैल्यू भी देगा, तो वहाँ पे सिंपली ये फॉर्मूला याद है तो रख के आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट है या थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो यही तो होता है। जे की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमने सिंपली इसमें जब जे की वैल्यू रखेंगे तो देखो इसको वैसे डिवाइड किया गया है, ये 1 माइनस, ठीक है ना, समझ में आया? तो ये है, जे से कट जाएगा ना, देखो जे से जे कट जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सिंपली इसको क्या लिखूँगा? जे म्यू वन, ये म्यू आएगा, ठीक है। तो देखो जे से जे कट गया, तो जी एल, ठीक है ना। तो जे माइनस 1/2
प्लस GS/2, दो से दोनों साइड डिवाइड किया है, ये आ गया। काफ़ी बार सिंपली म्यू से ही लिखा रहता है इसको, या म्यू जेड लिख देते हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट है, यही होता है, या थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है ना, या टेबुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट है, ध्यान रखना। अब एंटी पैरेलल कपलिंग के लिए मैं बात करें यदि हम, तो J इज इक्वल टू क्या, L-1/2, ठीक है, L की वैल्यू इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो अब उस केस के लिए क्या करें, तो सिंपली जब हम कुछ नहीं करना, हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो हमने क्या है, L-1/2 है, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, J+1/2। तो ये वाली टर्म सोल्व करके इसमें रख देंगे, ठीक है। तो देखो यही तो टर्म सोल्व करनी है हमें, तो देखो J+1/2 रखा, या L की जगह J+1 रखेंगे, ये हो गया -3। तो टर्म कितनी आती है, J+1, ठीक है। तो J की वैल्यू में देखो यहीं तो हम इसको टर्म को रखेंगे, तो ये J से J सिंपली कट जाएगा, तो मेरे पास J की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 1/2 JL आप कॉमन ले लो, तो सिंपली ये आएगा, ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पैरेलल के केस में चीज़ की है, तो है ना। तो J की वैल्यू आप उठा के सिंपली यहाँ पे रख दो, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, ठीक है। कोई डाउट है, ये तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो क्या आया अब देखो इन फॉर्मूले को निकालने वाले कौन थे, सिमिड थे, साइंटिस्ट थे, तो इनको ना सिमिड फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है ना। सिमिड मैग्नेटिक मोमेंट, एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए 2 वैल्यू आएंगी इसकी, इस फॉर्मूले में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए 2 वैल्यू आएंगी, तो 4 फॉर्मूले बन गए मेरे पास, ठीक है ना, समझ में आया, ध्यान रखना। तो ये जो 2 फॉर्मूले हमने अभी ड्राइव किए हैं, एक तो ये क्या है L+1/2 के लिए, और एक है L-1/2 के लिए हमने ड्राइव किया, इनको सिमिड फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले निकाला था, ठीक है। तो ये वही है, मैं जैसे बता रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व्ड लिखो, मैं टेबुलेटेड लिखो, थ्योरेटिकल लिखो, यही है, ठीक है ना। इसको सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं, MIDT, ठीक है ना, सिमिड मैग्नेटिक मोमेंट, तो म्यू से भी लिखते हैं काफ़ी बार। तो मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली कन्फ्यूजन होगा ही होगा। तो ये है, वैसे एक्चुअल में है ये क्या, मैक्सिमम जेड कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये सिमिड फॉर्मूला, इसको सबसे पहले थियोडोर सिमिट ने दिया था 1937 में, ठीक है ना। एंड इट प्रिडिक्ट्स मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर ओड न्यूक्लियाई, ओड न्यूक्लियाई में अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स के बारे में ये हमें बताता है, ठीक है, समझ में आया। द मैग्नेटिक मोमेंट इज डिटरमाइंड एंटायरली बाय द सिंगल अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन, ठीक है, ये फॉर्मूला में बताता है, और ये थ्योरेटिकली उन्होंने ही निकाला था, समझ में आया। तो प्रोटॉन के लिए यदि बात करें, तो आप इस फॉर्मूले को प्रोटॉन के लिए यदि लगाओ, ठीक है ना, और इसको भी प्रोटॉन के लिए लगाओ, तो 2 फॉर्मूले मिल गए। न्यूट्रॉन में भी फिर इसको लगाओ, इसको लगाओ, तो एक प्रोटॉन के लिए 2 फॉर्मूले मिले, एक न्यूट्रॉन के लिए 2 फॉर्मूले मिले, ठीक है। अब आपको एग्जाम में कैसे ध्यान रखना बहुत सिंपल है, मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जब मैं ओड प्रोटॉन की बात करता हूँ, तो हम जानते हैं प्रोटॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 1 होता है, और GS का वैल्यू 5.5857 होता है, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन के लिए यदि मैं बात करूँ, तो यदि L+1/2 स्टेट है, तो देखो सिंपली जेल का वैल्यू 1 रखेंगे, देखो 1 रखा, GS का वैल्यू 5.587 रखा, ठीक है। आप इसको सोल्व करो तो ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो आप ये वैल्यू सिंपली ये भी याद ना रख के, ये मत याद रखना है, सिंपली आप J+2.293 याद रखते हो, तो एग्जाम में आपको J की वैल्यू सिंपली दे तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये टर्म सिंपली ये टर्म भी याद है तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको J याद रखना है सिर्फ, ठीक है, J+2.293। अच्छा, अब यदि L-1/2 में हो प्रोटॉन, तो सिंपली देखो J इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, GS की वैल्यू 5.587 रखेंगे, सोल्व करेंगे तो मेरे पास J/में J+1 J-1/293 आ गया, ठीक है, समझ में। तो इस लेक्चर को आप 2 बार देखोगे तो आपको फॉर्मूले याद नहीं रखने पड़ेंगे, आप पहले जो मैंने कराया ना बेसिक्स उसी से आप कर लोगे। आपको एक बार बस J याद, ये न्यूक्लियर J फैक्टर याद है, तो वहाँ से म्यू की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो तब भी आप निकाल सकते हो, एक ये याद रखना है, ये निकालने के बाद फिर इसमें रख दो, तो ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से हम न्यूट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं, तो ऑर्बिटल G फैक्टर तो न्यूट्रॉन के लिए 0 होता है, तो कोई और न्यूट्रॉन होगा तो स्पिन क्या होता है 3.8261, समझ में आया। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ये टर्म तो 0 रखेंगे तो गई, GS/2 बचा, देखो GS/2 बचा, ठीक है, सिंपल है। तो सेम वही चीज़ है, न्यूट्रॉन के लिए ये टर्म तो 0 होगी, तो ये -1/2 बचा, और बाहर J/में J+1 है, देखो ये रहा बाहर J/में J+1 -J/में J+1, ठीक है। तो सिंपली ये आ गया, कोई डाउट है। GS का वैल्यू माइनस में होता है हमारे पास 3.8261, वो रखेंगे, -1 बाहर प्लस हो गया, ठीक, समझ में आई चीज़ें। तो ये है, तो ये जो 4 वैल्यूज़ हमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की ऑब्टेन हुई है फ्रॉम सिमिड सिंगल पार्टिकल मॉडल, इनको सिमिड वैल्यूज़ बोलते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम और पढ़ेंगे, आज मेरा सिर्फ मेन फोकस था आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताना, उसको हम डेराइव कैसे करते हैं, क्या है क्या नहीं चीज़ें, समझ में आए। तो सिमिड वैल्यू के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में न्यूक्लियर मॉडल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन 4 वैल्यूज़ को हम क्या जो है ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की हमने निकाली है, ठीक है। सिमिड सिंगल पार्टिकल मॉडल क्या बोलते हैं, सिमिड वैल्यूज़ बोलते हैं। और इनका जब हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम किसके बीच में बनेगा, ठीक है ना। अब आप एक बात ध्यान से देखो,
ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा पार्टिकल का अलग अलग। यदि जे की वैल्यू होगी अलग अलग तो आप मैग्नेटिक मोमेंट को और जे की वैल्यू के लिए जब बनाओगे, ठीक है, समझ में आया। तो अब मान लीजिए हम आप प्रोटॉन के लिए आपने और प्रोटॉन है तो दो फॉर्मूले मिले तो दो लाइन मिलेगी आपको, समझ में आया, ठीक है। तो ये है, तो डायग्राम को हम सिमिट डायग्राम एक्चुअली में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिट डायग्राम। तो इस डायग्राम में जो वैल्यूज प्लॉट होगी, सिमिट वैल्यूज प्लॉट होती है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट को हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट टोटल एंगुलर मोमेंटम, समझ में आया। तो जी म्यू की वैल्यू अलग अलग आएगी, अब जे की वैल्यू आप अलग अलग रखोगे तो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो एक्सपेरिमेंटली हम क्या देखते हैं, जो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट है ना, वो जनरली लाई बिटवीन द टू सिमिट लाइन्स एंड रेयरली फॉल एग्जैक्टली ऑन देम। हम आप सिर्फ और सिर्फ इन दो को प्लॉट करो। मान लो आपने किसी न्यूक्लियाई के लिए इसको प्लॉट किया, ठीक है ना, फॉर डिफरेंट जे आप ये प्लॉट किया लाइन की, एक आपने की लाइन प्लॉट की, ठीक है। तो दो लाइन सिर्फ और प्रोटॉन के लिए मानते हैं, ठीक है, आपने प्लॉट किया, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इन दोनों लाइन के बीच में कहीं आती है, ठीक है, इन पर नहीं आती। इक्का दुक्का जैसे लिथियम वगैरह है, हाइड्रोजन हीलियम है, एक्सेप्शन होता है जो बाहर लाइन करती है, तो लेकिन इसी के बीच में आते हैं, इन पर एग्जैक्टली लाइन नहीं करती। इन पर एग्जैक्टली लाइन करने का मतलब क्या होगा, थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैच करना, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो एक सिस्टमेटिक डेविएशन हम देखने को मिलता है। जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो सिमिड वैल्यू जो है, एक्चुअली थ्योरेटिकल वैल्यू तो है, तो इसको ना उन्होंने सिमिड डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं, यानी थ्योरेटिकल मैग्नेटिक वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक वैल्यू में अंतर आ गया, या टेबुलेटेड मैग्नेटिक वैल्यू जो उनमें थोड़ा सा अंतर आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंगल पार्टिकल मॉडल है ना, वो इनसफिशियंट होता है, ठीक है, या हम कहें वो क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो देर आर वेरियस फैक्टर्स, कोर पोलराइजेशन इज देयर, कन्फिग्रेशन एक्सचेंज इज देयर, मिजोन एक्सचेंज करंट इज देयर, ठीक है ना, विच वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन, ठीक है ना, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन न्यूक्लियर सेल मॉडल, ठीक समझ में। सो द मेन पर्पस ऑफ टुडेज लेक्चर वाज ओनली टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, समझ में आई बात, तो ये ध्यान रखना। अब देखो, लेट अस सी एन एग्जांपल, दिस एग्जांपल्स विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स, ठीक है। सो लेट अस सी, तो जो कैलकुलेट द थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट, वो थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट कह रहा है किसका, ऑक्सीजन का, सिमिट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। एक्सपेरिमेंटल उसने दिया, वो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटली तो ये आता है, और अपना रिजल्ट कह रहा है कंपेयर भी करो। तो ऑक्सीजन जो है, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 8, न्यूट्रॉन कितने हैं, 9, तो इनकी वजह से तो होगा नहीं, ठीक है। तो एक न्यूट्रॉन अनपेयर्ड है, और वो अनपेयर्ड न्यूट्रॉन किस में लाई करता है, 1/d 5/2, इस सेल में लाई करता है, ठीक है। तो इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है, 2, जे की वैल्यू कितनी है, 5/2, ठीक है, समझ में। अब देखो, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, तो ये हम जानते हैं जे क्या होता है, एल प्लस में 1/2 हो सकता है, जे एल माइनस में 1/2 हो सकता है, तो कौन सा होगा, तो एल की वैल्यू यदि 2 रखेंगे तो यही आएगा। तो इसका मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल कपलिंग, तो इसी का एग्जाम्पल है, पैरेलल कपलिंग का एग्जाम्पल है, समझ में, यहाँ से ये पता चल गया। अब देखो, न्यूट्रॉन है, ओड न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन के लिए ऑर्बिटल जी फैक्टर तो 0 होता है, और स्पिन जी फैक्टर कितना होता है, -3.8261, ये भी लिख लिया, समझ में आया, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा आसान है, अब हमें कुछ नहीं करना। अब जे की वैल्यू आप यदि ध्यान से रखो तो हम देखो स्कोर कैसे, मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा आपको याद यदि है ठीक है, नहीं है तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया था जे क्या होता है, 1/2 JL प्लस के JS, 1/2 JL प्लस के JS, ठीक है, L प्लस 1 माइनस के 3/4 और J प्लस के 1, यही तो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, समझ में। आपको ये फॉर्मूले याद है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में रख सकते हो, नहीं तो आपको सिंपली जी की वैल्यू यदि याद है, ये L प्लस 1 माइनस 3/4 J प्लस 1, यह माइनस हमारे पास माइनस सिंबल है, ठीक है ना, मैंने प्लस लगाया है, ठीक है, तो ये माइनस आएगा, सॉरी, ठीक है, मैं वही कंफर्म कर रहा था, तो ये माइनस आ गया। तो आप कुछ नहीं करना, अब आप सिंपली रख दो यहाँ पर, ठीक है ना। आप L का वैल्यू 2 है, समझ में, J का वैल्यू आपके पास है GL है, ऐसे तो आप यहाँ से भी J का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधा आपको याद है तो सिंपली यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा JS इज इक्वल टू 2/Z, क्योंकि देखो ओड न्यूट्रॉन है, तो ओड न्यूट्रॉन का मतलब क्या हुआ, ओड न्यूट्रॉन का मतलब भैया ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है, या आपको ये फॉर्मूला याद रख लो। तो ये वाला केस था, तो J माइनस ये तो टर्म 0 ही होगी, यही तो बचा JS/2μ, समझ में। तो मैं हर डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, तो हम इसको कर सकते हैं। J की वैल्यू हमने निकाला, और J की वैल्यू निकाला μn, J हमने लिखा, तो ये हमने आ गया, ठीक है, समझ में। तो ये होगा सिमिट डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा है, ये वही चीज़ और कुछ नहीं है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैच करो। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है, -1/89, गुड एग्रीमेंट है, -1/894, हालांकि थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है, समझ में। बात करते हैं हम लिथियम के एग्जाम्पल की।
तो लिथियम में भी देखो प्रोटॉन कितने हैं 3, ठीक है, समझ में। न्यूट्रॉन कितने हैं 4, तो न्यूट्रॉन की वजह से तो नहीं होगा क्योंकि सारे पेड़ है, अनपेड प्रोटॉन की वजह से होगा, ठीक है। तो समझ में आया, तो अनपेड प्रोटॉन किस सेल में लाई करता है 3/2, समझ में। तो आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे ना तो उसमें मैंने बताई हुई है ये चीज़ें, ठीक है ना, आपको न्यूक्लियर स्पिन जब हम निकालते हैं ओ, ठीक है। तो एल का वैल्यू कितना है 2, तो सॉरी 1, जे का वैल्यू कितना हुआ 3/2, तो एल का जे इज इक्वल टू एल प्लस 1/2 और एल माइनस 1/2, यही तो 2 वैल्यू थे, तो 1 यहाँ रखूँगा तभी मेरे पास ये आएगा। तो यानी ये पैरेलल कपलिंग का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो प्रोटॉन का केस है, तो प्रोटॉन के लिए जे एल का वैल्यू 1 होता है, जे एस का वैल्यू 5.5857 होता है, ठीक है। तो जी इसमें रखेंगे, निकाला तो न्यूक्लियर जी फैक्टर भी निकाल दिया, ऑब्जर्व्ड हमारे पास आ गया। सिमिड फार्मूला यही है, मतलब है दोनों ये सिमिड फार्मूला ही है, ठीक है ना। समझ में आई बात, तो सेम ही आता है, ठीक है ना, लिखना भी नहीं चाहिए था मुझे, ठीक है। तो ये सिमिड फार्मूला ही है, थ्योरेटिकल वैल्यू सिमिड फार्मूला ही है, बस ये अलग यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेट करके रखा गया है, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला में रखा था मैंने, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है 3.256, तो यानी 0.5 के आसपास का डिस्क्रिपेंसी है, समझ में आया। तो ये चीज़ है, तो एक आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरा मेन मोटो वही है, ठीक है। नहीं तो पढ़ने के लिए तो जितना ज़्यादा डीप में आप पढ़ो उतना ही ज़्यादा दिमाग घूम जाएगा, समझ में आया। तो मेरा मेन पॉइंट है आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ठीक है, समझ में, क्योंकि फिजिक्स है, द मोर यू लर्न द मोर यू रियलाइज, यू डू नॉट नो, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।